नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 7 जुलाई और 7 जुलाई से आपका डी ट्रिपल एस बी मेट्रॉन का एग्ज़ाम स्टार्ट था, जो कि 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम चला था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और आपका थर्ड शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका 8:30 से लेकर आपका 10:30 बजे सुबह था। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 12:30 से लेकर आपका 2:30 बजे तक का था। और थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 4:30 बजे से लेकर आपका 6:30 बजे तक था। ठीक है, तो सभी शिफ्टों में आपके जीके जीएस सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका 100% रियल प्रश्न होगा, जो कि आज के आपके सभी शिफ्टों में पूछे गए होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ में हम लोग इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे कि ताकि जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, जो कि आपका 13 तारीख को है अब एग्जाम, तो उन लोगों को यहाँ से इस वीडियो से जो प्रश्न है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 100% देखने को मिलेंगे। वो आपका संख्या कोई निर्धारित नहीं है, हो सकता है आपको 5 मिले, 10 मिले, ठीक है, पूरा का पूरा मिल जाए, लेकिन हाँ मिलेंगे ज़रूर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे अलग आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है। साथ में अगर पीडीएफ का लिंक चाहते हैं तो वीडियो अपडेट होगा, उसके थोड़ी देर के बाद आपको पीडीएफ का भी लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले शिफ्टों का भी जो एनालिसिस है वो हम आपको इसी तरह से देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है। ठीक है, तो गांधी जी की आत्मकथा की बात करते हैं तो उसका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। ठीक है, तो ये आपका महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। यह उनकी जीवनी है जो उन्होंने 1920 के दशक में लिखना शुरू किया था और 1929 में प्रकाशित हुआ था। आत्मकथा में गांधी जी अपने बचपन, शिक्षा, जीवन के अनुभवों और विचारों और विश्वासों का वर्णन करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा गांधी जी से संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट्स को देखें तो जैसा कि गांधी जी का जन्म आप लोग जानते होंगे 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर के दिन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। ये भी हाल ही में सीपीयू का एग्जाम नहीं, सीएचएल का जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम लोग किसकी याद में मनाते हैं? तो ये दोस्तों हम लोग मनाते हैं गांधी जी के जन्म दिवस के याद में। ठीक है, इसके बाद गांधी जी से पूछा जाता है गांधी जी अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका से कब आए, दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 को। 9 जनवरी का वो दिन था, इसलिए 9 जनवरी को देखिएगा तो हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो 9 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? तो ये गए थे आपका 1893 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा पूछा जाता है महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में राष्ट्र स्तर पर आपका ये पहला सत्याग्रह था। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है 1918 का खेरा सत्याग्रह। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा 1920 का आपसे असहयोग आंदोलन पूछा जाता है, जो कि गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके अलावा 1930 का आपसे दांडी मार्च पूछा जाता है। दांडी मार्च के साथ साथ आपसे पूछा जाता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, 1930 में ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो उपन्यास द व्हाइट टाइगर की बात करते हैं तो इसके लेखक है आपके अरविंद अडिगा। तो इसका राइट आंसर आपका अरविंद अडिगा होगा। 2008 में सिर्फ 33 साल की उम्र में अरविंद अडिगा ने अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। इसके अलावा द अरविंद अडिगा का दूसरा उपन्यास का नाम है लास्ट मैन इन टावर, जो कि 2011 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा उनका सबसे नवीनतम जो उपन्यास है आपका सिलेक्शन डे है, जो कि 2016 में प्रकाशित हुआ। और उनका जो अभी लास्ट जो आपका है 2020 में जो प्रकाशित हुआ है एमनेस्टी नाम से आपका उपन्यास है, तो इसको भी रखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन आपको आज के फर्स्ट टिप में जो कि आपको बुक एंड ऑथर से ही देखने को मिला है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में प्रश्नों के साथ हम लोग उस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं जो कि आपको बुक और ऑथर से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एसएससी टॉपिक्स बाय पीडीएफ को। तो वहाँ से जाकर आप लोग उसको कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका पीडीएफ भेजा जा चुका है। तो चलिए अगर हम लोग देखते हैं प्रमुख भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में है, जो कि देखने को मिल रहा है। तो
पहला जो आपका बुक का नाम है वह है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक की बात करते हैं तो ये पुस्तक आपका लिखा गया खुशवंत सिंह के द्वारा, तो याद रखिएगा। इसके अलावा द फ्री थिंकर्स प्रे बुक की बात करते हैं तो ये खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा नीरज सिंह चौधरी के द्वारा 2 बुक लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन एंड दूसरा है द पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा कूली जो पुस्तक है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। द गाइड पुस्तक आपका R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है और R.K. नारायण के द्वारा ही स्वामी एंड हिज फ्रेंड पुस्तक भी लिखा गया। इसके अलावा बात करते हैं राजा राव की, तो राजा राव के द्वारा 2 पुस्तक कंथपुरा और आपका सरपेंट एंड द रूप, या आपका राजा राव के द्वारा। अनीता देसाई के द्वारा पुस्तक याद रखिएगा द आर्टिस्ट ऑफ डिसएस्पेरेंस एंड क्राई द पिकॉक, ये पुस्तक अनीता देसाई के द्वारा। एंड द विलेज बाय द सी पुस्तक भी अनीता देसाई के द्वारा। इसके अलावा अनीता सहगल के द्वारा आपका 2 पुस्तक लिखा गया है, रिच लाइकस और आपका ए टाइम टू हैप्पी पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा नीरज सिंह चौधरी के द्वारा एक और पुस्तक कंटिनेंट ऑफ सर्कस लिखा गया है। सलमान रश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है, DSBB में बार बार पूछा जाता है तो इसको याद रखना है। सिनेमैटिक वर्सेस भी आपका सलमान रश्दी के द्वारा। इसके अलावा सुटेबल बॉय की बात करते हैं तो सुटेबल बॉय आपका लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा, पूछा जाएगा बिल्कुल। द ग्लास पैलेस आपका अमिताभ घोष के द्वारा और अमिताभ घोष के द्वारा ही रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक भी। अरुंधति रॉय के द्वारा आपका लिखा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके अलावा वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये पुस्तक आपका अरुंधति रॉय के द्वारा। जुप्पा लाहिरी के द्वारा आपका लिखा गया है इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स एंड द लोलैंड पुस्तक एंड इन अदर वर्ड्स पुस्तक। किरण देसाई के द्वारा इनहेरिटेंस ऑफ फ्लोस पुस्तक लिखा गया है। उपा मनु चटर्जी के द्वारा द मेमोरीज ऑफ ए वेलफेयर स्टेट लिखा गया है। अरविंद अडिगा का यहाँ पर देखिए PDF में दिया गया था व्हाइट टाइगर, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। इसके अलावा अरविंद अडिगा के द्वारा लास्ट मैन इन टावर पुस्तक में लिखा गया है। किशोर देसाई के द्वारा आपका विटनेस बाय नाइट। जीत थाइल के द्वारा नार्कोपोलिस। इसके अलावा साइरस मिस्त्री के द्वारा आपका कॉर्निकल ऑफ ए कॉर्पस बिरर पुस्तक लिखा गया है। अनुराधा रॉय के द्वारा आपका स्लीपिंग ऑन जुपिटर लिखा गया है। नील मुखर्जी के द्वारा द लिप्स ऑफ अदर पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। तो ये सभी पुस्तक आपको जाके भरिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है। आपका हो सकता है क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो, शायद आपसे ये भी पूछा गया हो कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 32 होगा। कान आप इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, चाकू सेव पर गिरे या सेव चाकू पर गिरे, बात बराबर है। उसी प्रकार अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है ये पूछा जाए, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है ये पूछा जाए, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब बात रहा कि संविधान का हृदय और आत्मा, इस अनुच्छेद को कहा किसने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को कहा था, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट है जो कि जारी किए जाते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा अधिकार परीक्षा है, तीसरा परमादेश है, चौथा उत्प्रेषण है और आपका 5वां है नजरबंदी, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो यह याचिका एक ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में लिया गया हो, चाहे वो जेल में हो या निजी हिरासत में। यदि ऐसे नजरबंदी अवैध पाई जाती है तो उसे रिहा करने का भी यह याचिका जारी की जाती है। दूसरा है परमादेश। परमादेश की बात करते हैं तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश की याचिका जारी की जाती है जब किसी सरकारी न्यायालय, निगम या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई सार्वजनिक कर्तव्य करना होता है तो वो ऐसा करने में विफल होते हैं। तीसरा है प्रतिषेध। यह एक याचिका है जो व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर रहने से रोकने की दृष्टि से जारी की जाती है जिसका वो हकदार नहीं है। चौथा है उत्प्रेषण, जिसका मतलब है उत्प्रेषण की याचिका सुप्रीम कोर्ट प्राधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा की जा सकती है। 5वां है आपका अधिकार परीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय एक के द्वारा एक अधिकार या अधिपत्र के द्वारा पूछने के लिए अधिकार परीक्षा की याचिका जारी की जाती है। यह न्यायालय के द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और क्या याद रखना है, अनुच्छेद 32 के तहत ही अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो ये आपका अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो ये आपका पंचायती राज की नई प्रणाली से संबंधित है। 73वां और 74वां दोनों संवैधानिक संशोधन आपको याद रखने की जरूरत है और दोनों से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे।
पहली बात तो कब किससे संबंधित थे तो वो देख लिए। दूसरी बात कि ये आपका किस वर्ष लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 1993 में दोनों ही, लेकिन 73वां का डेट था 24 अप्रैल और 74वां का डेट था आपका 1 जून। 24 अप्रैल को इसलिए हम लोग यहाँ पर पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, आप लोग को मालूम होगा, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग जान लीजिए। इसके अलावा 73वां संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, 1992 में आया था लेकिन लागू 1993 में हुआ था। इस संशोधन के बाद राज्य सरकारों के लिए पंचायती राज की नई प्रणाली को अपनाना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी हो गया। इस संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, आप लोग को मालूम होगा, जिसमें पंचायती राज के 19 विषय शामिल थे, नहीं 29 विषय शामिल थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान शामिल थे। यह अधिनियम नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा आपका है 74वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो इस अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संविधान के न्याय संगत प्रावधानों के दायरे के अंतर्गत लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में ए को जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के प्रावधान शामिल है। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें 18 विषय शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो इसका राइट आंसर आपका मोतीलाल नेहरू होगा। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता, जिन्होंने 1924 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की मांग की थी, जो कि आपको संविधान सभा का गठन आप लोग को मालूम होगा, जो कि आपका 1946 में जाकर हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, ठीक है। तो संविधान सभा का पहली बैठक पूछा जाता है, तो 9 दिसंबर 1946 को आपका इसका पहली बैठक होता है। पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना जाता है, यानी कि अस्थायी, ठीक है, सबसे बुजुर्ग आदमी थे इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद दूसरी बैठक आपका 11 दिसंबर 1946 को होता है, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को आपका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा संविधान सभा के द्वारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ ये भी पूछा जाता है, तो ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इस दिन संविधान बनकर आपका तैयार हो गया था, लेकिन इस दिन सभी जो प्रावधान थे आपका लागू नहीं हुआ था। कुछ प्रावधान लागू किए गए थे जो कि नेसेसरी थे, क्योंकि इसको लागू करना था 26 जनवरी को। 26 जनवरी का दिन को यादगार बनाना था। क्यों बनाना था वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका लागू होता है। संविधान बनने में जो समय लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। एक आपके हैं प्रेम राय ज़्यादा, ठीक है, इनका पूरा नाम तो मालूम नहीं, इनको भी याद रखिएगा। प्रेम राय ज़्यादा ने आपका जो संविधान है उसको अपने हाथों से जो कि लिखा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी की बात करते हैं, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती द्वीप का केरल राज्य के तट के 360 किलोमीटर 10.5 डिग्री 72 नॉर्थ से लेकर 72.64 डिग्री ईस्ट में स्थित है। इसके अलावा आपका भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन 8 केंद्र शासित प्रदेश के राज्य को राजधानी को देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी आपका दमन है। दिल्ली की राजधानी आपका दिल्ली ही है। लद्दाख की राजधानी आपका नहीं है। इसके अलावा अभी नया नया बना ही है, तो कहाँ से होगा। लक्षद्वीप की राजधानी आपका कवरत्ती है। जम्मू कश्मीर का भी राजधानी अभी नहीं है, जो कि अभी हाल ही में नया नया आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो अभी नहीं है। जम्मू कश्मीर तो आगे चलकर आपका राज्य बनेगा। पुडुचेरी की राजधानी आपका पुडुचेरी ही है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन आधिकारिक भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कौन आधिकारिक भाषा नहीं है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो 8वां अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को भारत की अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। यह 22 भाषा है आपका असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू,
बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, ये 22 भाषा है। इन 22 भाषाओं में से जो 14 भाषा था वो आपका शुरू में संविधान में शामिल किया गया था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय आपके संविधान में 14 भाषा था, लेकिन 8 भाषा को 3 अलग अलग संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, जिसमें से सिंधी भाषा को पहली बार 1967 में जोड़ा गया। 1982 में 3 भाषा को जोड़ा गया था। आपको याद रखना है नमक से, न से दोस्तों याद रखना है नेपाली, म से मणिपुरी और क से याद रखना है कोंकणी। ठीक है, बाकी 4 भाषा को 2004 में 4 भी है तो 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बाकी कौन सी भाषा कहाँ बोला जाता है इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। हिंदी आप लोग यहाँ देख सकते हैं पूरे उत्तर भारत में, मराठी आपका महाराष्ट्र में, गुजराती आपका गुजरात में, उड़िया आपका उड़ीसा में, तेलुगु आपका कहाँ बोला जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कन्नड़ आपका कर्नाटक में, मलयालम आपका कहाँ बोला जाता है तो केरल में, कोंकणी कहाँ बोला जाता है तो गोवा में, बंगाली बंगाल में, नेपाली नेपाल में, पंजाबी पंजाब में, कश्मीर में, लद्दाख में। ठीक है, उसके अलावा निस्सी जो कि अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, मणिपुरी मणिपुर में, खासी हो गया आपका, एक आपका आसामी हो गया जो असम में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आपका पूरा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और जाकर अरब सागर में मिल जाती है, जिसका राइट आंसर सिंधु था। ठीक है, तो राइट आंसर सिंधु होगा। सिंधु नदी की बात करते हैं तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सिंधु नदी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। पश्चिम में बहते हुए लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। कश्मीर क्षेत्र में कई सहायक नदियां हैं, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। एक बार आया था कि सिंधु का सहायक नदी कौन सा है, उसमें से ऑप्शन था आपका श्योक, तो श्योक को याद रखिएगा। सिंधु बाल्टिस्तान, गिलगित से होकर बहती है और अट्टाक में पहाड़ों से मिलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम पाकिस्तान में मिथानकोण के पास सिंधु में प्रवेश करने के साथ मिलती है और अंत में सिंधु अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो भारत के उत्तर में पर्वत है आपका हिमालय, तो हिमालय इसका राइट आंसर है। हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वत राज्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। इसके अलावा एक पर्वत श्रृंखला को याद रखना है विंध्याचल को। विंध्याचल भारत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की एक पर्वतमाला है। यह कई पेंचदार खंडों में बटी हुई है। ऐतिहासिक रूप से इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का विभाजक माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के बारे में पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया गया था और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। पहला वंश आपका गुलाम वंश ही था। गुलाम वंश को हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा इलवारी वंश के नाम से भी जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में आपका दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश का स्थापना करता है। 1210 तक शासक बनता है। 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर घायल होने के कारण ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बाद में 1210 से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी इसका बेटा होता है बहराम शाह शायद, तो वो शासक बनता है। इसके बाद वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद आपका इल्तुतमिश शासक बनता है 1210 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो ये फिर 1236 तक शासन करता है। 1236 में इसकी बेटी रजिया सुल्तान शासक बनती है, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आया ही है, तो उसको भी हम लोग वहाँ पर देखेंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो देखिए सल्तनत काल के वंश का क्रमानुसार याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, जिससे आप लोग याद रख सकते हैं। गुल खिला तू सोलो में। ठीक है, गुल खिला तू सोलो में। ठीक है, इसको याद रखना है। गुल से गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक चला। फिर आपका खिला से खिलजी वंश याद रखना है 1290 से 1320 तक। 1290 में खिलजी वंश का स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में शासन करता है। इसके बाद 1296 में जो अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद कहिए या आपका दामाद कहिए या भतीजा कहिए, जो भी हो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी आपका जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। 1206 में आपका 96 में शासक बनता है। 1320 तक खिलजी वंश का शासक रहता है। तो उसे याद रखना है तुगलक वंश। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। 1398 तक चलता है। इसके बाद 100 से आपको याद रखना है सैयद वंश। तो सैयद वंश आपका 1398 में खिरिश खां के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है।
इसके अलावा लो से याद रखना है लोदी वंश, जो कि 1451 में बहलोल लोदी के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, तो बहलोल लोदी को याद रखना है। सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी आपका आगरा शहर का स्थापना किया था, तो इसको भी याद रखना है। साथ में इब्राहिम लोदी को याद रखना है, जो कि लोदी वंश का तो अंतिम शासक था ही, साथ में आपका ये सल्तनत काल का भी अंतिम शासक था, सल्तनत वंश का भी अंतिम शासक था। कैसे? ठीक है, क्योंकि लोदी वंश अंतिम था। तो बड़ा इब्राहिम जो लोदी है 1526 में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध करता है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी हार जाता है। बाबर फिर इसके बाद भारत में मुगल समाज का स्थापना कर देता है। ठीक है, तो 1226 में ही मुगल समाज का स्थापना बाबर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बाबर के द्वारा तो मुगल समाज का जो स्थापना किया जाता है, तो बाबर जो है मुगल समाज का स्थापना तो कर देता है 1226 में, लेकिन उसको सुदृढ़ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि 1526 में यह शासक बनता है और 1526 में शासक बनने के साथ यह आपका 1530 में जो कि आपका मर जाता है। ठीक है, तो इस कारण सुदृढ़ नहीं कर पाता है। फिर इसका बेटा हुमायूं शासक बनता है। ठीक है, तो हुमायूं के विषय में आप लोग को मालूम हुई होगा, उसको जो आपका शेर शाह सूरी था लड़ाई करके उसको मार के यहाँ से ही भगा देता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो 1526 में आपका 4 युद्ध है जो कि बाबर के से पूछा जाता है, जिसमें से एक युद्ध आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था, दूसरा आपका 1527 में चंदेरी का युद्ध है, 1528 में आपका है 1528 में आपका जो है बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसको पानी खा चल ऐसा कुछ आपका ट्रिक है बाबर के युद्धों को याद रखने का, तो हम PDF में आपको दे देंगे, वहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1528 में आपका घाघरा का युद्ध होता है, 1529 में आपका, एक मिनट हम कंफर्म हो लेते हैं। हाँ, तो देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ। इसके अलावा 1527 में आपका होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, ये आपका मिसिंग हो रहा था, तो खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, राणा सांगा भी हार जाता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ, ये भी हार जाता है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, ये भी हार जाता है महमूद लोदी के साथ। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 1530 में आपका तो बाबर का मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी में कौन कौन शामिल है। ठीक है, 3 कमेटी का नाम दिया गया था और 4 नाम दिए गए थे, जिसमें से 3 कमेटी है जो कि आपका भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति में शामिल है, बाकी एक नहीं है। तो एक नहीं था, वो आपका आंसर था। बाकी कौन 3 है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश था। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया था, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आपका चुनाव आयोग में निहित है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्त भी शामिल होंगे, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है किस समय भारत का शासक कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक था। क्वेश्चन का लैंग्वेज हम पहले ही कर दिए कि थोड़ा सा चेंज हो सकता है, शायद आपसे यही पूछा गया होगा कि ईस्ट इंडिया जो अकबर के शासनकाल के दौरान जो अकबर है कौन से कंपनी को आपका व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो मुगल बादशाह आपका अकबर ही था, जो कि अकबर के विषय मालूम होगा 1556 से लेकर 1605 तक आपका शासन क्या था। और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध भी होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और साथ में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। ठीक है, इसके अलावा 1608 में सूरत के बंदरगाह पर कंपनी के जहाज पर परिवार भारत आए थे और सर थॉमस 1615 में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और अंग्रेजों के लिए सूरत में कारखाना स्थापित करने का भी अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा। फ्रांस के संविधान से जो चीज़ें हमने अपनाई है वो है आपका स्वतंत्रता का गणतंत्र और आदर्श और प्रस्तावना में समानता और बंधुत्व। जर्मनी के संविधान से हम लोग अपना है आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य का निलंबन। और जापान के संविधान से हम लोग अपना है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हम लोग डिटेल पूर्वक देखेंगे कि किस देश के संविधान से क्या क्या हम लोग लिए हैं। उससे पहले हम लोग अनुच्छेद 368 को देख लेते हैं, जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उस शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, बाकी कौन कौन से हैं 3 नाम हैं जो है, मतलब 3 नाम नहीं, कौन कौन से देश से क्या क्या उधार लिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया और ब्रिटेन से एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। इसके बाद आपका विशेषाधिकार रेट,
इसके अलावा संसद आपका लिए हैं संसद विशेषाधिकार और आपका लिए हैं द्विसदनीय, ठीक है, जो द्विसदनीय की विशेषता है ये सभी हम लोग लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आयरलैंड, तो आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिए हैं राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPSP के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 56 से 51 जो कि आपका आयरलैंड के संविधान से है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी ली है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का जो सदस्यों का नामांकन होता है 12 सदस्यों का, ये भी आपका आयरलैंड के संविधान से। संयुक्त अरब अमेरिका से हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना लिए हैं। लेकिन संविधान की प्रस्तावना का भाषा अगर आपसे पूछेगा तो ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। कनाडा से हम लोग संघवाद को केंद्र प्रसारक रूप से, जहाँ केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है, वो लिया गया है। और उसकी शक्तियाँ केंद्र के पास निहित होगी, ये लिया गया है। केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाह क्षेत्राधिकार है, ये लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो समवर्ती सूची की अवधारणा को लिए हैं, अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदन की संयुक्त बैठक को लिए हैं, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को लिए हैं। यूएसएसआर जो कि अब रूस हो गया है, उसके संविधान से मौलिक कर्तव्य, न्याय के आदर्श सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रस्तावना में व्यक्त किए हैं। फ्रांस से हम लोग गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रस्तावना में निहित। जर्मनी से हम लोग आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिए जाते हैं, ये लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान में संशोधन। जापान के से हम लोग कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारणा लिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि देश भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर था, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो रजिया सुल्तान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में दिल्ली सल्तनत की शासक थी। यह उपमहाद्वीप की पहली मुस्लिम शासक, दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक। रजिया सुल्तान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में दिल्ली सल्तनत की शासक थी। 1205 में जन्म हुआ था, 1236 में शासक बनी थी, 1240 तक रही थी, 1240 में इसका हत्या कर दिया गया था। इसका जो आपका ये कब्र है आपका कैथल हरियाणा में है, तो इसको भी याद रखिएगा, और कैथल हरियाणा में ही इनकी हत्या की गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार आपको बता दें कि मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। हाँ, पहले हुआ करता था, मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था, लेकिन 40वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे हटा दिया गया था और अनुच्छेद 300 को काम में रखकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, ठीक है। अब भारत में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 6 मूल अधिकारों में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसने प्रसिद्ध पत्र बेटी के लिए एक पिता से पत्र लिखा है, तो राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बेटी के लिए पिता से पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्रों का एक संग्रह है, जो मूल रूप से नेहरू के अनुरोध पर इलाहाबाद कानून प्रेस के द्वारा 1929 में प्रकाशित किया गया था। 1928 की गर्मियों में भेजे गए 30 पत्रों से मिलकर बनी थी, जब इंदिरा केवल 10 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए थे। वो 4 ऑप्शन आपका संविधान के 11 मौलिक कर्तव्यों में निहित था, बाकी 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन आपका जो नहीं था वो पता नहीं चल पाया है। जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं बताइएगा। बाकी मौलिक कर्तव्य के विषय में हम लोग डिस्कस करें तो इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन उस समय 1976 में आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो प्रकृति गैर न्यायिक है। मौलिक कर्तव्य का जो विचार है रूस के संविधान से लिया गया है, जो कि यूएसएसआर तत्काल में यूएसएसआर था। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51A में है। भाग की बात करते हैं तो भाग 4A में है। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो देखिए ध्यानपूर्वक। पहला है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है आपका स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। पाँचवा है समान भातृत्व की भावना रखना। छठा है मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 11वां है सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को स्कूल भेजना। यही जो आपका मौलिक कर्तव्य है, जो कि
11वां है और सबसे लास्ट 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कौन सा महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका गणतंत्र दिवस होगा। 1950 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 में 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान लागू किया गया था, जैसा कि ऊपर के प्रश्न में हमने आपको सब कुछ क्लियर कर चुका है, ठीक है। इसके अलावा 26 जनवरी को इस अवसर की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि आपको मालूम होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है और उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और 26 जनवरी 1930 को आपका एक झंडा फहराया जाता है, जिसे कि भारतीय स्वाधीनता दिवस के नाम से जाना जाता है। उसी दिन को याद करने के लिए इसी दिन संविधान को लागू किया गया था और संविधान को लागू किया गया था तो उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। साथ में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान ने भारत के संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दिवाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से किस महीने में आती है, तो राइट आंसर आपका कार्तिक होगा, ठीक है। कार्तिक महीने में आपका हिंदू त्यौहार दिवाली आता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आता है दिवाली, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। यहाँ पर देखिए भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार नाम को देखिए, आप लोग आराम से सब कुछ क्रम से लगाइएगा। चैत जो कि आपका हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, जिस प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर का जनवरी पहला महीना होता है, वो चैत पहला महीना होता है। चैत माह में हम लोग रामनवमी मनाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, रामनवमी आपका चैत माह में मनाया जाता है। बैसाखी आपका है, बैसाख पूर्णिमा जानते होंगे आप लोग, ज्येष्ठ है, इसके बाद आषाढ़ है, फिर श्रावण है। सावन में आप लोग जानते होंगे क्या मनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं रक्षाबंधन, ठीक है। भद्र है, अश्वनी है, अश्वनी में हम लोग क्या मनाते हैं, तो अश्वनी में हम लोग दशहरा बनाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, दशहरा विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक में आपका दिवाली हो गया है, अग्रहायण है, पौष है, माघ है और आपका फागुन है, ठीक है। फागुन में हम लोग क्या बनाते हैं, तो फागुन में हम लोग मनाते हैं होली, ठीक है। होली पूर्णिमा, होली का जो त्यौहार है फागुन का जो अंतिम जो पूर्णिमा होता है उसी दिन हम लोग होली मनाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। रामनवमी को याद रखना है, दिवाली को याद रखना है, होली को याद रखना है, रक्षाबंधन को याद रखना है, बैसाख पूर्णिमा को याद रखना है और कुछ मत याद रखना है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना से भारत की स्वतंत्रता को आधिकारिक तौर पर प्रोत्साहित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, तो ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है कि करो या मरो का जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा करो और मरो का जो नारा है महात्मा गांधी जी के द्वारा और कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो यही आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर टैंक मैदान को। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पूर्वोत्तर भारत की आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा नहीं है, तो बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत का। तो पूर्वोत्तर भारत जो है, पूर्वोत्तर भारत में आपका 7 स्टेट आता है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में 7 स्टेट आता है, ठीक है। तो वही पूछा गया था कि पूर्वोत्तर भारत का भाषा नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। 4 ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक ऑप्शन संथाली दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। ये आपका पूर्वोत्तर भारत में है जो कि नहीं मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो संथाली जो है आपका कहाँ मनाया जाता है, तो संथाली की बात करते हैं तो ये आपका एक मुंडा भाषा है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के पूर्व मध्य भारतीय राज्यों में बोली जाती है। अब आप बोलिएगा ये तो पश्चिम बंगाल आपका पूर्वोत्तर भारत का ही है। तो आपको बता दें कि भारत का जो पूर्वोत्तर भारत में जो 7 बहनें आती हैं, जिसे 7 बहन राज्य के नाम से जाना जाता है, उसमें आपका पश्चिम बंगाल नहीं आता है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं उसको भी याद रखिएगा। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसका आपका राजधानी है ईटानगर, क्योंकि आपसे राजधानी पूछा गया है पहले। दूसरा है आपका असम, जिसका राजधानी है आपका दिसपुर, ठीक है, गुवाहाटी मत मार दीजिएगा।
तीसरा है आपका नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है आपका कोहिमा, ठीक है, कोहिमा को याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है आपका मणिपुर, मणिपुर का राजधानी क्या है, तो मणिपुर का राजधानी है आपका इम्फाल, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है आपका पचमा मेघालय, मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो आपका शिलोंग है, तो इसको भी याद रखना है। बहुत सारे लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि आपका मेघालय का राजधानी क्या है, नागालैंड का क्या है, तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। हाँ, आपको मालूम है, हम जानते हैं, फिर भी याद रखिए, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। त्रिपुरा है जिसकी राजधानी आपका अगरतला है, तो इसको भी याद रखना है। और सातवां है आपका मिजोरम, मिजोरम की बात करते हैं तो जो मिजोरम है वो आपका, इसका राजधानी आपका आइजोल है। तो ये यही आपका जो 7 स्टेट है आपका पूर्वोत्तर भारत की 7 सिस्टर के नाम से जान जाती है, तो जिसमें पश्चिम बंगाल आपका नहीं आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अभी आपका इतना ही क्वेश्चन मिले हैं, और क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो उसको हम PDF में डाउनलोड कर देंगे, PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग को जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर से ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।